आपको पहली बार प्यार कब हुआ था? प्यार तो हमेशा होता रहता है मुझे। आपको प्रपोजल कितने मिलते हैं? वो मन में रखते जो भी है। मुख्य कलाकार यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और पीछे भी कोर्ट्स हैं जहाँ पे खेल रहे हैं। वहाँ पे ढल गया दिन नहीं चल रहा है। मेरे दिमाग में यही आया था कि हमें तो बैडमिंटन वही हाँ, वो जो तो आता हाँ, था वो उतना ही तो वहाँ भी मतलब ऑथेंटिक तरीके से बात चल रही है। ये पापाओं की मोटिवेशन तो थोड़ी दीपिका पादुकोण भी है। अभी तक मेरे ख्याल से बैडमिंटन पे ऐसी कोई फिल्म बनी नहीं है जहाँ पे बैडमिंटन इतनी ऑथेंटिक तरीके से। आपने क्या बचपन में सोचा था एक्टर ही बनूंगा? एक्टिंग में सहजता थी। 9 साल की उम्र से स्टेज पे था। सनफ्लावर बने थे। हाँ, ये सब जानते हैं, सभी लोग बोलते हैं। स्पेशल ऑप्स का नेक्स्ट सीजन कब आएगा? लव ऑल के रिलीज के बाद हम शूट शुरू करेंगे। उससे पहले एक दुकान खोली कॉर्पोरेट फिल्म्स बनाने हाँ वाली। जी, हाँ जी, हाँ। वो दुकान हमने बंद कर दी जब मुझे स्वधर्म का पता चला। तो फिल्म का नाम लव ऑल, और हमारे साथ जिन्हें ऑल लव करते हैं तो के मेनन एंड सुधांशु जी। सर, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू। मतलब आज का दिन मेरा बन गया कि आज आपसे मुलाकात हो गई और आपका इंटरव्यू करने का मौका मिला। सो इट्स रियली अ प्लेजर। तो सबसे पहले तो लव ऑल, आप इतने सारे कैरेक्टर्स तो आप निभा चुके हैं, मतलब आई थिंक शायद ही कोई जॉनर बचा होगा या कुछ होगा जो आपने छोड़ा हो। लव ऑल में व्हाट डिफरेंट यू आर डूइंग और व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि आप जब करते हैं कुछ तो वो डिफरेंट हो जाता। लव ऑल में एक सिद्धार्थ शर्मा नाम का इंसान, उसको मैं आपके सामने पेश करूंगा। कहानी पिता पुत्र की, कहानी बैडमिंटन की है, कहानी एक मध्यम वर्ग के परिवार की है। तो ये सारी चीज़ें हैं लव ऑल के अंदर। और जैसे रैकेट स्पोर्ट्स में होता है कि 0-0 से आप शुरू करते हो, 0-0 से, उसको लव ऑल बोलते हैं रैकेट स्पोर्ट में। तो रेफरी हमेशा गेम शुरू होने से पहले बोलते हैं कि लव ऑल प्ले। तो ये वहाँ से टाइटल आया। तो सिद्धार्थ शर्मा आएंगे आपके सामने लव ऑल लेकर 1 सितंबर को आएंगे। सर, एक चीज मेरे दिमाग में आई, फिल्म का नाम सुन के थोड़ा टेक्निकल नहीं है? मतलब बैडमिंटन पे होता तो चक दे इंडिया, मतलब ये फलाना, मतलब हिंदी फिल्मों के जैसे नाम होते हैं, तो आपने टेक्निकल नाम क्यों चुना? देखिए, टेक्निकल नाम अगर जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए नहीं हैं उनके लिए डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, और ये अब जिम्मेदारी हमारी भी है कि लोग समझ जाएं कि लव ऑल क्या होता है। लेकिन अगर इसके दूसरे मायने देखें लव ऑल के, तो हम इसे उस तरह रखते हैं कि जैसे स्पोर्ट्स आपको लाइफ में ये मौका देता है कि आप हर गेम को एक नए गेम की तरह शुरू करें, चाहे पिछले गेम में आप विजेता हैं या हार चुके हैं। वैसे ज़िंदगी भी ये मौका आपको देती है दोबारा कि आप हर बार नई शुरुआत कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लव ऑल उस नई शुरुआत का नाम है, और अगर ठीक तरीके से हम लोगों को समझा पाए तो ये उतना टेक्निकल नाम नहीं है, सहजता से लोग समझ जाएंगे। अच्छा, जो बाकी के एक्टर्स हैं इस फिल्म में, कहीं ना कहीं आप थे सामने तो दिक्कत हुई क्या? आपको उनको कंफर्टेबल करना पड़ा? नहीं, इनफैक्ट बाकी के जितने भी एक्टर्स हैं, स्पेशली जो बच्चे हैं, वो सारे एक्चुअल बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। वो इंडिया नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, खेल रहे हैं। तो मैंने उनसे बैडमिंटन सीखी हुई थी। तो बाकी जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है, उन्होंने ये तो सुधांशु का क्रेडिट है कि जितनी ज़रूरत थी उस सीन को दर्शाने में, उतनी उन्होंने उनको ट्रेनिंग करा के रखी थी। क्योंकि चाहे वो कला हो या स्पोर्ट्स हो, साधना तो उतनी लगती है। तो जिस तरह से एक कलाकार जो है अचानक रैकेट लेकर बैडमिंटन प्लेयर नहीं बन सकता, वैसे कोई स्पोर्ट्स वाला बंदा भी अभिनय फट से नहीं कर सकता। तो आपको वो जितना आपकी ज़रूरत पड़ती है उतनी आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती। तो बहुत ही अच्छी तरीके से वो ट्रेनिंग हुई और उन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि बैडमिंटन इज़ द मेन फोकस इन द फिल्म। तो आपको ऐसा बैडमिंटन देखने मिलेगा जो अभी तक मेरे ख्याल से बैडमिंटन पे ऐसी कोई फिल्म बनी नहीं जहाँ पे बैडमिंटन इतनी ऑथेंटिक तरीके से पेश किया गया हो। आपको लगेगा कि एक एक्चुअल इंटरनेशनल टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। तो ये है। बाकी कंफर्टेबल तो वैसे भी मैं इंसान कंफर्टेबल हूँ, मैं अपने आप को इतना सीरियसली लेता नहीं हूँ। नहीं, आप नहीं लेते, बाकी लोग तो मैं अपने काम को बड़ा सीरियसली लेता हूँ, बाकी सब तभी तो बाकियों को सीरियसली लेना पड़ेगा ना। तो बस मज़ा आया। स्पोर्ट्स का माहौल था, स्पोर्ट्स लवर हूँ, बचपन से स्पोर्ट्स खेलता आ रहा हूँ, अभी भी खेलता हूँ। तो माहौल बढ़िया था शूटिंग के लिए। तो वो सब आपको इस फिल्म के अंदर दिखाई देगा। वो जो एक कंफर्ट है, वो एक
एक एटमॉस्फेयर है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। सर आपके पास तो नहीं आया कोई, अरे सर के सर हैं सर, मतलब एक होता है ना शुरुआत में फर्स्ट डे जब सेट पे होते हैं कि एक्टिंग विद के मेनन, तो इस तरह का कुछ आए लोग प्रेशर लेके आपने ईज किया उनको? आते हैं, क्योंकि एक उस तरह का पर्सोना भी है और वैसा काम भी है, लेकिन क्योंकि हमारी मुलाकात स्क्रिप्ट को लेके कई लेवल पे हो चुकी थी, तो एक बड़ा अच्छा तालमेल तो था, और दोनों ही हम स्पोर्ट्स मैन हैं एक तरह से, तो स्पोर्ट्स वाले कभी भी एक दूसरे को उस तरह से नहीं लेते। अच्छा। तो वो तालमेल शुरू से ही बड़ा अच्छा था, तो कोई भय नहीं, वहाँ आनंद का माहौल हमने रखा सेट पे, क्योंकि स्पोर्ट्स साथ में था। अच्छा, जैसे अभी हमने कई स्पोर्ट्स पर फिल्में आती हैं, जैसे अभी घूमर आई, वो बड़ी शानदार रिस्पॉन्स भी रहा, मतलब थिएटर में मैंने देखी तो मतलब इट वाज लाइक पूरा स्टेडियम में कन्वर्ट हो गया था थिएटर लास्ट में वो। तो इसमें भी कुछ उसी तरह की चीज दिखेगी हमें कि मतलब जो गेम को लेके जो प्यार है, तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो सबको जोड़ देती है। जैसे मैंने कहा कि बैडमिंटन में अभी तक इतनी ऑथेंटिक पिक्चराइजेशन हुई नहीं है। अक्सर क्या होता है कि हम कलाकारों को लेकर, अभिनेता को लेकर हम उनसे बैडमिंटन खिलवाते हैं, वो कभी सही नहीं होता, आपको स्पेशल इफेक्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे एक्चुअल नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं, तो इसलिए बैडमिंटन जो है 30-30 की रैली, 25-25 की रैली, वो बिल्कुल ही हमको कोई स्पेशल इफेक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो एक्चुअल ये है। और प्लस जब आप किसी एक ऐसे एंगल में अगर आपने मुख्य कलाकार यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और पीछे भी कोर्ट्स हैं जहाँ पे खेल रहे हैं, वहाँ पे ढल गया दिन नहीं चल रहा है, वहाँ पे भी मेरे दिमाग में यही आया था कि हमें तो बैडमिंटन वही, हाँ, वो जो आता था वो उतना ही, तो वहाँ भी मतलब ऑथेंटिक तरीके से बात चल रही है, तो इसलिए बैडमिंटन में कोई कमी नहीं है, बैडमिंटन ऑथेंटिक है, वहाँ पे हमको कोई मतलब दिक्कत ही नहीं हुई सुधांशु को क्रेडिट कैसे करें, क्योंकि खिलाड़ी हैं, खेल रहे हैं। और उसका परिणाम भी ये रहा कि ये फिल्म बनने के बाद में गोपी चंद जी के पास पहुंची, पुलेला गोपी चंद, और उन्होंने देखते ही बोला कि आप बताइए, फिल्म देखी उन्होंने, और कोरिया में थे वो, कोरिया ओपन चल रहा था शायद उस वक्त, उन्होंने फिल्म को देखा और बोला कि आप बताइए इस फिल्म के लिए मुझे क्या करना है। तो हमने यही रिक्वेस्ट की कि सर आप ही प्रेजेंट कर दीजिए, इससे ज़्यादा बड़ा सर्टिफिकेट इस फिल्म के लिए क्या होगा। तो गोपी चंद जी प्रेजेंट कर रहे हैं इस फिल्म को, और हम ये मानते हैं कि बैडमिंटन की एक ऑथेंटिक फिल्म के लिए ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक सर्टिफिकेट है। एक सर थोड़ा सा कहानी के बारे में जितना बता पाएं विदाउट स्पॉइलर। जैसे मैंने कहा कि पिता और पुत्र के बीच का रिश्ता भी है इसमें, मध्यम वर्गीय परिवार भी है, भोपाल में पूरी शूटिंग की गई, और मध्यम वर्गीय मतलब मध्यम वर्गीय, इसमें कोई मतलब ग्लॉस नहीं हो, तो इसलिए वहाँ की मिट्टी की खुशबू भी है इसमें। उसके अलावा जैसे सुधांशु ने कहा कि बैडमिंटन बहुत ही ऑथेंटिक है, वरना पुलेला गोपीचंद जो है वो कभी एंडोर्स नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही शायद यूनिक चीज़ है, स्पेशली बैडमिंटन का जो पोर्शन है वो बहुत ही यूनिक है इस फिल्म के अंदर। तो बस मैं ज़्यादा कहानी के बारे में तो मुझे समझ में आया कि फादर जो आपका किरदार है वो शायद एग्री नहीं है कि बेटा बैडमिंटन खेले। अक्सर ये होता है कि आप प्रोटेक्टिव होते हैं बच्चों की तरह, और प्लस इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक पेरेंट को भी मिलेगा, एक बच्चे को भी मिलेगा कि स्पोर्ट्स खेलना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, ये सिर्फ मेडल के लिए नहीं होता है, ज़िंदगी में हर इंसान को स्पोर्ट्स एक ना एक स्पोर्ट पकड़ लेना चाहिए। अच्छा, आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा था बचपन में? बचपन में मैं बहुत तेज़ भागता था, मतलब मैं वाज अ स्प्रिंटर। ओके। तो अभी भी भागता हूँ, कुछ चीज़ों से भागता हूँ अलग। हाँ, अभी मैं मतलब भागते भागते जहाँ पे अनुकूल वातावरण नहीं, वहाँ से भागने में आसानी हो जाती है अभी, तो वो करता हूँ। उसके अलावा रैकेट स्पोर्ट्स तो मैं खेलता था, तो अभी भी टेनिस वेनिस खेल लेता हूँ। तो स्पोर्ट्स हमेशा हिस्सा रहा है मेरी ज़िंदगी। और सुधांशु जो है वो स्टेट लेवल तक खेल चुके हैं बैडमिंटन। अच्छा, यूनिवर्सिटी बैडमिंटन। तो यहीं से इंस्पिरेशन आई? हाँ, कि भाई इंस्पिरेशन तो है डेफिनेटली। यूनिवर्सिटी भी खेला, स्टेट लेवल खेला, साउंड फिर छूट जाता है खेल एक स्तर के बाद, लेकिन वो जो अनुभव उस समय इकट्ठे हुए वो कहानी की तरह काम आए, बैडमिंटन शूट करने में बड़े काम आए, तो वो सफल रहा मेरा उतना खेलना, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें जो लोग गेम को समझते नहीं हैं, हमारे इंडिया में दिक्कत क्या है कि क्रिकेट से ही चीज़ें शुरू होती हैं और क्रिकेट पे ख़त्म हो जाती हैं। क्रिकेट में भी वो चौका छक्का तो ज़्यादातर लोगों को पता होता है, फाइन लेग, ये लेग, वो लेग, वो कम ही लोगों को पता होता। तो क्या गेम समझाई जाएगी कि बैडमिंटन है क्या, रूल्स क्या हैं,
मुझे लगता है कि इस फिल्म को देखने के बाद कम से कम एक बेसिक नॉलेज बैडमिंटन का, उसको देखने का, उसके जो टेक्निकलिटीज हैं उनको समझने का कोई भी समझ जाएगा। तो इतना सरल उसको हमने किया है। कमेंट्री नॉर्मली बैडमिंटन में जब टूर्नामेंट लाइव चलता है तो कमेंट्रीज नहीं होती, और वो एक कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है उस गेम का कि लोग नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है। तो वो उसमें डाली है और बड़ी ऑथेंटिक तरह की कमेंट्री। मुझे लगता है कि इस फिल्म के बाद शायद BWF या बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया उसका यूज़ करने लगे, तो वो और ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो जाएगी चीज़ें, लोग और ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो बैडमिंटन थोड़ा थोड़ा हम सिखा देंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है। मतलब सर ऐसा होगा कि थिएटर से निकले और बेटा कह रहा है पापा को कि बैडमिंटन लेके, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये हो तो फिर फिल्म का मोटो जो है मुझे लगता है यही नहीं सक्सेसफुल होता है। मेरे ख्याल से माता पिता खुद बोलेंगे बेटा एक काम करना, रैकेट एक खरीद लेना और जाना, और मेरे लिए भी ले लेना। पापाओं की मोटिवेशन तो थोड़ी दीपिका पादुकोण भी कहीं ना कहीं हम मोटिवेशन ढूंढ लेते ना किसी भी तरीके से। बट आई थिंक क्योंकि बैडमिंटन पे जैसा आपने कहा फिल्म बनी भी नहीं है, और जाहिर है मतलब बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो बड़े अच्छे स्पोर्ट्स हैं हमारे, बट लेकिन हम जानते ही नहीं है क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है। क्योंकि हमने हमेशा क्रिकेट हमने ऐसे खेला कि मतलब वो 3 डब्बे भी रख दिए तो विकेट बन गया और अपना शुरू हो गए। अच्छा सर, जैसे इसमें तो आपका किरदार जो है अपने बेटे को रोकता है कि अच्छा बैडमिंटन मत खेल, आपके पिताजी रोका करते थे कि ये मत करो वो मत करो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वही मैं हमेशा कहता हूँ कि शायद चिंतित थे कि मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन कभी जाहिर नहीं किया, और मैंने उससे ज़्यादा मैंने कुरेदा भी नहीं उस बात को। वो अपने रास्ते चलते गए, बट फुल सपोर्ट था मेरे। अब तो अलग अलग जगह रहे ना, बहुत ट्रांसफरेबल जॉब उनकी रही, और जो वो भी एक स्थिर जगह पे मैं था नहीं, तो इसलिए एक तरह से नोमैडिक लाइफ जिसको बोलते हैं उस प्रकार की जिंदगी थी। तो आपने क्या बचपन में सोचा था एक्टर ही बनूंगा? बचपन से एक्टिंग में सहजता थी। 9 साल की उम्र से स्टेज पे था, तो उस वक्त खैर इतना मैं सोचा नहीं था कि मैं सनफ्लावर बने थे। हाँ, ये सब जानते हैं, सभी लोग बोलते हैं। तो हाँ, तो वो ये एक सहजता आ जाती है। उस वक्त मैं जान नहीं पाया कि मुझे इतनी आज़ादी क्यों फील हो रही है, इतनी सहज चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ। तो बाद में जब एक बार बैठ करके अपने स्वधर्म पे सोचा, तो जाना कि यही है मेरा काम। शायद अभिनय ही मेरे अंदर प्रतिभा जो है वो अभिनय की है, तो बस वही चुन लिया और फिर उसमें गति मिलती गई। बट लेकिन स्ट्रगल रहा आपका, आपने पहले एक दुकान खोली कॉर्पोरेट फिल्म्स बनाने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। वो दुकान हमने बंद कर दी जब मुझे स्वधर्म का पता चला। तो वो अब फिर उसके बाद फिर वो स्ट्रगल नहीं रहा, फिर वो एंजॉयमेंट रहा, वो एक्सपीरियंसेस रहा, क्योंकि मैं उसको स्ट्रगल कभी मानता नहीं हूँ, क्योंकि इट वाज अ लाइफ ऑफ चॉइस। और मेरे अंदर क्या क्षमता है इसके बारे में मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था। तो उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, उसमें कोई कंप्लेन नहीं, बट उसमें मज़ा आने लगा। अच्छा सर, कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा डायरेक्टर मिल गया जो आपको पहले तो लगा कि नहीं यार ये ठीक ठाक काम कर लेगा, लेकिन जब आपने काम करना शुरू किया फिर आपको लगा कि यार ये तो ठीक से नहीं बना पा रहा है, और कहीं ना कहीं मैं भी इस फिल्म से जुड़ा हूँ? नहीं, ऐसी स्थितियाँ आती हैं, ऐसा हर एक इंसान के, हर एक कलाकार के अंदर आती है। बट आप एक प्रोफेशनल हो, आप अपना काम ठीक से करके आप चले आते हो, तो उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर फिल्म जो है वो उसी प्रकार से बने। चंद फिल्में हैं जैसे लव ऑल है, जो आपकी अपेक्षा थी उससे बेहतर बन जाती है, तो उसमें अलग खुशी होती है। सर एक चीज़ आपको लगती है कि कहीं ना कहीं कुछ फिल्में इन दिनों ऐसी भी आई जो बड़ी अच्छी फिल्में थी बट कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अच्छी फिल्म, अच्छा सब्जेक्ट हम चूज करते हैं, हम रिस्क लेते हैं यार, मतलब उससे अच्छा हम वही कर लें। What are your thoughts on this as a director? मुझे लगता है कि उसमें भी स्पोर्ट्स का जो एक बैकग्राउंड है वो काम आता है। ये चैलेंज है डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ऐसी फिल्में जो एक सब्जेक्ट पे हैं, बड़ी मेहनत से बनी है, पर उनको कहा जाता है कि लो बजट है या उनके मार्केटिंग के बजट उतने बड़े नहीं मिलती, स्क्रीन्स नहीं मिलती, क्योंकि स्क्रीन्स लेने के लिए जब फिल्म आएगी और चलेगी वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन स्क्रीन्स लेने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो शायद उन फिल्म्स के पास नहीं होती है। लेकिन मुझे ये भी लगता है साथ में कि ऐसे भी कई उदाहरण हैं जब इस तरह की फिल्म्स आई और उन्होंने अपनी जगह बना ली, तो उसे उतना बड़ा टारगेट भी नहीं है इन फिल्म्स का कि वो 1000 करोड़ जब तक नहीं करेगी, 500 नहीं करेगी, उठेगी नहीं या लॉस मेकिंग कहलाएगी। तो अगर हमको अपनी स्पेस मिलती है, हमको उतनी जगह मिल जाती है जहाँ उसको चाहने वाले लोग
उसको बढ़ा सकें, आगे शुरुआत दे दें एक, तो फिर समस्या नहीं है। और क्योंकि स्पोर्ट्स की फिल्म है और हम स्पोर्ट्समैन हैं, तो ये जोखिम तो लेंगे कि अच्छी फिल्म्स और ऐसी कंटेंट बेस्ड फिल्में बनाते रहें। सर एक ओटीटी भी इन दिनों, आपने भी स्पेशल ऑप्स ओटीटी पे खूब, उसके बाद एक सवाल तो नाक्षी ने भी मुझे कहा था पूछना, इनफैक्ट 2 सवाल बोले थे उसने, वो मैं इसके बाद पूछूंगा। तो कई बार बहस चलती है ओटीटी ने थिएटर को खत्म कर दिया, लेकिन अभी हम देख रहे हैं गदर भी चल रही है, OMG 2 भी चल रही है, और पीछे भी 1-2 फिल्में। ये अफवाह तब भी फैली हाँ, थी ना, जब टीवी पहले आया था, तो लोगों को लगा टीवी के बाद तो सिनेमा नहीं चले। ऐसा नहीं होता, कोई भी माध्यम एक दूसरे को खाने के लिए नहीं पैदा हुआ है। तो वो अपना अपना उस माध्यम का अपना अपना चार्म है, उस पे होता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि दूसरे पे चोट पहुंचाएंगे। इतना है कि आपको थोड़ा सा अवेयर करेगी वो माध्यम कि चलो कंटेंट, कंटेंट पे एक होता है, जैसे OTT पे काफ़ी कंटेंट लेवल पे काम हुआ है, तो ऑडियंसेस का एक अपना एक ग्रोथ भी होता है, तो वो अच्छी बात है। बट आपको लगता है ओटीटी में एज एन एक्टर आपको स्पेस ज्यादा मिलता है? 7 एपिसोड, 8 एपिसोड, यहाँ 2 घंटे हैं, एज एन एक्टर कैसे देखते हैं आप? नहीं, एज एन एक्टर प्लस एज अ स्क्रीन प्ले राइटर, एज अ डायरेक्टर, बहुत सारे, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक डूइंग 3 फिल्म्स। अगर 9 एपिसोड आप कर लो तो 3 फिल्में कर ली आपने, तो वो एक लंबा प्रोसेस है, और किस तरह से आपको एंड करना है हर एपिसोड, ये सब कला है ऐसे, मतलब ऐसे नहीं होता। हाँ, कि अगली सीरीज का इंतजार भी रहे। हाँ, वो वही होता है कि अरे यार यहाँ खत्म क्यों कर दी, या फिर इसके बाद थोड़ा सा और दिखा देते। करेक्ट, एक एपिसोड के बाद नेक्स्ट एपिसोड जाने के लिए आपको कुछ देना पड़ता है, ताकि वो लोग कंटिन्यूस उसको देखते रहें। तो वो भी अपने आप में एक कला है। अब सर 2 सवाल तो नाक्षी के, वो इंटरव्यू नहीं कर पाई, लेकिन उसने कहा स्पेशल ऑप्स का नेक्स्ट सीजन कब आएगा? अच्छा, वो अभी लव ऑल के रिलीज के बाद हम शूट शुरू करेंगे। मतलब इन पाइपलाइन है, और उम्मीद कर सकते हैं इस साल? हाँ, इस साल पता नहीं, या अगले साल की शुरुआत तक, मतलब अगले साल से ज्यादा इंतजार नहीं करना। हाँ, नहीं। दूसरा एक और सवाल तो नाक्षी का है कि आपको प्रपोजल कितने मिलते हैं? ऐसे कुछ तो होता नहीं यार, वो मन में रखते जो भी है। नहीं, हम एडिट कर देंगे सर। नहीं, मन में ही है, आपके घर तक नहीं अभी तक तो नहीं पहुंचा मेरे पास कोई प्रपोजल। मतलब ये तो बड़ा स्ट्रेंज है, आप बता नहीं रहे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, वो मन तक ठीक है। अच्छा, आप खुद फिल्में देखते हैं, OTT कंज्यूम करते हैं, या काम में लगे रहते हैं? नहीं, समय कम मिलता है, तो मेरे खुद का काम जो है, अगर फिल्म हो तो एक इसमें आप देख सकते हो, OTT में थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, कभी कभी मुझे वैसा वक्त मिलता नहीं, पर देख लेता हूँ कभी। सर, इनको डायरेक्ट करना, क्या डायरेक्टर्स एक्टर हैं? नहीं, ये इस टर्मिनोलॉजी का यूज़ नहीं करूँगा। मैं दूसरी तरह से रखूँगा अपनी बात को कि आपने कुछ सोचा हुआ है, आप डायरेक्टर को कुछ दिखाई देती है अपनी फिल्म, जब ऐसा एक्टर आपके साथ होता है तो वो चीज़ें कितनी ऊपर चली जाती हैं। तो वो कई बार आप एज अ डायरेक्टर होते हो, लेकिन व्यूअर की तरह देखते होते हो कि आदमी क्या कहाँ ले जा रहा है चीज़ों को। तो मतलब इस तरह का अगर आपको कलाकार आपके साथ है तो फिर तो बड़ा आसान है चीज़ें। तो वो जो ये कह रहे हैं कि जो हमने सोचा था फिल्म उससे कहीं बेहतर दिखाई देती है, तो बहुत बड़ा रोल आपका भी है, क्योंकि जो हमने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से वो किरदार निकल के आया, जिसका नाम सिद्धार्थ शर्मा है, और लेयर्स हैं उसकी कई। तो अब और इनके बारे में मुझे अलग से कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं मेरे ख्याल से, पर हाँ, अद्भुत है अनुभव काम करने का साथ। तो आपका अपना फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है जो आपने प्ले किया हो? एक कोई जो ऑडियंस को पसंद है, वो मुझे तो सारे पसंद है। हाँ, तो बस सारे पसंद है। क्योंकि कोई मैं वैसे उसको वो नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैं उसको उस वक्त पूरी तरह से मैं निभा रहा हूँ। अच्छा, कोई ऐसा जो आपको लगा हो कि इससे बेटर मैं कर सकता था, हालांकि आप कहोगे सारे? हाँ, हमेशा ऐसे होता है, वरना कलाकार मर जाता है आपके अंदर। लेकिन संतुष्टि मिल, अब क्या है ना, देखो, करते वक्त जो है आप अपने 40 दिन 50 दिन उसमें इन्वेस्ट करते हो, वो ज़िंदगी वापस नहीं मिलने वाली आपको। तो वो ज़िंदगी कैसी गुजरी उस वक्त, उस पर निर्भर करता है आपकी संतुष्टि। तो लव ऑल करते समय 40 दिन मेरे बहुत बेहतरीन तरीके से गुजरे, इसलिए मैं हमेशा जो भी हश्र होगा उसका, उससे ज़्यादा मुझे वो जो मेमोरी है, वो जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं लेकर जाऊँगा। मैंने सुना था, आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं ऐसा काम करना चाहता हूं जिसे लोग सदियों तक याद रखें।
सो अभी भी वही फंडा रहता है कुछ भी चीज चूज करते वक्त? बिल्कुल। आई थिंक अंग्रेजी में एक शब्द है पोस्टेरिटी, मतलब अनंत काल तक। तो कला का बेसिक इरादा वही होना चाहिए। कला अगर जब आप पेश करते हो कि अब मरणोपरांत भी वो जिंदा रहे, आप मर जाएं भले लेकिन वो जिंदा रहे, तो उसी इंटेंशन से करना होता है। उसके साथ साथ जब बिजनेस जुड़ता है उसके साथ, तो फिर सोने पे सुहागा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए अगर करोगे तो वो 3 दिन का बिजनेस के लिए करते हो आप काम, तो अनंत काल के लिए नहीं करते हो। तो कोई भी फिल्म हो, कोई भी स्कल्पचर हो, कोई गाना हो, कोई जो भी कला के अलग अलग रूप हैं, आपका इंटेंशन वही होना चाहिए कि ये जो है ये चलता रहे। लेकिन लगता है इस स्टेज पे आके जब इतनी फिल्में कर ली, एक नाम ऐसा हो गया कि लोगों की उम्मीदें एक अलग हो जाती हैं, चीजें चूज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, या फिर ऑप्शंस मतलब आते, अगर ऐसे तो 50 ऑप्शंस आते होंगे कि उनमें से किसको चूज करूं? वो कुछ लगभग प्यार वाली बात है। मतलब आपको अगर इश्क होता है तो आप ये तो नहीं बोलते हो कि, इसलिए मेरा मापदंड उस प्रकार का नहीं है, सब्जेक्टिव मापदंड है। तो ऐसा नहीं कि मैं प्यार हुआ तो ऐसा बोला इसकी नाक थोड़ा सा इतना सेंटीमीटर का है, कान, ऐसे नहीं हम लोग मापते हैं ना। प्यार में प्यार हो जाता है। वैसे ही वो जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो एक सब्जेक्टिव तरीके से आपका लगाव हो जाता है उस चीज़ से। तो जब होता है तो आप निभाते हो उस चीज़ को, आप उस बंधन को एक्सेप्ट कर लेते हो और फिर उसको जितनी अंदर आपके अंदर क्षमता है आप उसको निभाते हो। वैसे आपको पहली बार प्यार कब हुआ था? मतलब वो आपने बोला तो मेरे दिमाग में आ गया, बस पूछना नहीं था मुझे। प्यार तो हमेशा होता रहता है मुझे। प्यार का जो डेफिनेशन है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन मेरा स्कूल कॉलेज वाले प्यार। हाँ, तो अगर प्यार अंदर ना हो तो आप इंसान ही नहीं हो भाई। तो बस मैं एक अच्छा भरपूर इंसान हूँ। हाँ, तो मतलब जिन लोगों को बार बार प्यार होता रहता है तो इट्स नॉर्मल। हाँ, फिलहाल तो मुझे लवाल से प्यार है। तो इसलिए मैं आपके सामने लाया हूँ। आप रिव्यूज देखते हैं, रिव्यूज पढ़ते हैं? नहीं दोस्त, मैं एक लेखक हैं कॉल्ड जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, अंग्रेजी के। उनका एक बहुत ही फेमस कोट है। वो बोलते हैं कि अ क्रिटिक इज अ पर्सन हु लीव्स नो टर्न अनस्टोन्ड। समझ रहे हो? तो वैसा है। तो रिव्यूज पढ़ना भी मजेदार बात। अगर आप उसको बहुत सीरियसली लोगे तो फिर प्रॉब्लम है। आप उसको एंटरटेनमेंट की तरह पढ़ो, क्योंकि आपने जितना काम किया है उस फिल्म के ऊपर और किसी ने नहीं किया। तो न लिखने वाले ने, न किसी ने इतना काम किया, तो आप जानते हैं क्या एग्जैक्टली है। अब अगर कोई शर्ट देख के आपका बोलते कि अगली इंसान है, तो आप जानते हैं इंसान क्या है, आप ऑलरेडी कर चुके हैं उस चीज़ को। तो उसको एक एंटरटेनमेंट की तरह पढ़ना बेटर रहता है। उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लोगे। हाँ, कुछ इंटरव्यूज, कुछ रिव्यूज़ होते हैं जो कंस्ट्रक्टिव होते हैं, उससे आपको सीखना भी चाहिए। ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब हर रिव्यूअर जो है वो कुछ लोग सकारात्मक तरीके से वो रिव्यू भी करते हैं, तो उसको आपको सुनना चाहिए। उसमें कुछ सीख होती है, वो ले लेना चाहिए आगे के काम के लिए। वरना कुछ तो खैर क्रिटिसिज्म ही करते हैं, तो फिर हाँ नहीं, वो तो खैर जो एजेंडा करते हैं वो एक अलग चीज़ है। बट आपको लगता है इससे फिल्म का बिजनेस अफेक्ट होता है? नहीं होना चाहिए आइडियली, बिकॉज वो एक इंसान का अपनी राय है ना। वो मास में कन्वर्ट होता है कि नहीं मुझे नहीं, मैंने उतना सोचा नहीं इसके बारे में, तो इसलिए मैं ऐसी मतलब जो अभी तक आ रहा है मैंने उतना कुछ मतलब मंथन नहीं किया इसके बारे में कि कैसे करें। हाँ, एक ओपिनियन है, जैसे जिस तरह से ज़िंदगी में आप ओपिनियंस लेते हो, कुछ ओपिनियंस को आप बगल में रख देते हो, कुछ आप अपना लेते हो, उसी तरह से एक रिव्यूअर का होता है। सर, एज अ डायरेक्टर आपको लगता है रिव्यूज इफेक्ट करते हैं फिल्म बिजनेस को? इन दिनों एक्चुअली बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि मैं इसीलिए कह रहा हूँ अलग अलग स्टूडियोज इतने स्टार्स उसको बहुत फ्लॉन्ट करते हैं, और उनमें कई ऐसे नाम होते हैं या ऐसी पब्लिकेशंस होते हैं जिनके बारे में आपको भी पढ़ के लगता है कि यार मुझे 15-16 साल हो गए, मैंने सुना तो नहीं इसके बारे में। इसलिए मैं मतलब नहीं, अगर उस मॉडल की बात करें जो चल रहा है उसमें असर होता होगा, और लेकिन ये है कि अगर रिव्यू कौन दे रहा है, अगर कहीं उस जगह से वो रिव्यू आता है, जैसे अगर मैं गोपी सर की बात करूं, कहते हैं कि बैडमिंटन अच्छा है, तो उसको तो सर आंखों पे रखना पड़ेगा। और अगर वो ये भी कह देते कि यार ये देखो ये बैडमिंटन ठीक नहीं है, तो उसको भी स्वीकार करना पड़ता। तो उसकी तो वैल्यू करनी है। बाजार की जो डिमांड है, जिसको लेके जिस भी तरह से रिव्यूज़ आप बता रहे हैं कि कोई भी कुछ कर रहा है, वो अब मार्केट का तरीका है, चलन है, उसमें बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं जानता उस बारे में, लेकिन ऑथेंटिक लोग भी हैं
जिनकी बातों की एक वैल्यू आज भी स्थापित है, और वो मुझे लगता है उनकी तो वैल्यू करनी पड़ेगी। अरे सर, आपको लगता है आप इंट्रोवर्ट ज्यादा हैं, जैसा मतलब कम बोलते हैं? इतना तो बोल दिया यार मैंने। नहीं, अपने बारे में। अच्छा, मैं अपने बारे में मैं कम ही बोलता हूँ। क्योंकि अपने बारे में कम इसलिए बोलता हूँ, मैं खुद को उतना नहीं जानता हूँ, तो इसलिए मैं कम ही बोलता हूँ। क्योंकि मैं ढूंढ रहा था आपके बारे में, कुछ रिसर्च ढूंढ रहा था, मैंने देखा जहां जहां आप बोल रहे थे, आप बहुत थोड़ा मतलब बहुत लिमिटेड आपने जो है चीजें अपने बारे में बता रखी हैं, अपनी जिंदगी के बारे में बता रखी हैं। बट आई होप कि विल सिट समडे एंड हैव those conversations also। मैंने एप्लीकेशन दे दी है आपको। आपको जब समय मिले, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, I'll wait for that। तो हम बैठेंगे सर और इश्क मोहब्बत और सारी बातें करेंगे। बिल्कुल। फिलहाल लव ऑल। Thank you so much। Thank you। And it's a pleasure having you। And thank you so much sir। Hope कि इस फिल्म को देख के जब लोग निकलेंगे तो बैडमिंटन खरीदते हुए निकलेंगे। पक्के से, मतलब बैडमिंटन भी प्रमोट होगा, और ये जो प्रीव्यू हुआ है उसमें तो यही हुआ है। हाँ, तो मतलब मेरा मानना है फिल्म की कामयाबी वही होती है, असली कामयाबी वही होती है, कि बाकी तो कलेक्शंस और ये तो सब मतलब समझ में नहीं आता कि सही है या गलत है या क्या है। बट आई थिंक असली कामयाबी वही है, और होप करते हैं मिले ये। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।